आज हम साइंस में कंप्यूटर करेंगे, फिजिक्स में आगे हम कंप्यूटर करेंगे। पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर, उसके पार्ट्स, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ये सब जानेंगे। कंप्यूटर का बेसिक जानेंगे, बेसिक सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इसके टाइप कर लेते हैं। कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसकी पीढ़ियां कितनी हैं। आज हम कंप्यूटर को 3 आधार पर बांट सकते हैं। एक तो इसमें हार्डवेयर के आधार पर इसको इसकी पीढ़ियों में बांट सकते हैं। कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, ये हार्डवेयर के आधार पर उसकी पीढ़ियां बताई जा सकती हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी पीढ़ियां अब तक आ चुकी हैं? 5 पीढ़ियां अब तक आ चुकी हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, ये मुख्य खास बात है। निर्वात नली का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब के बाद इसी के अंदर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, निर्वात नली एक ही बात है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया पहली बार आईबीएम के द्वारा मार्क फर्स्ट, एनियाक, यूनिवैक जैसे कंप्यूटर आए। इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने वो इस तरह के कंप्यूटर थे। ये नाम है, एनियाक था, यूनिवैक था, आईबीएम का मार्क फर्स्ट था। इस पीढ़ी में हम ये कहें कि इस भाषा का प्रयोग किया गया, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। जो मशीनी भाषा अगर हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर भाषा, मशीनी भाषा इसमें यूज की गई। भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। तो ये हमारे 4 पॉइंट इसमें हो जाते हैं। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे आरंभ में, वो एनियाक, यूनिवैक और आईबीएम का मार्क फर्स्ट था। कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की, हार्डवेयर कौन सा प्रयोग किया, तो वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली। इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कह सकते हैं। भाषा कौन सी प्रयोग की, तो मशीनी। और स्टोरेज कहाँ किया गया, पंच कार्ड। पंच कार्ड यूज करने की वजह से ज्यादा स्टोरेज भी नहीं किया जा सकता था। वैक्यूम ट्यूब होने की वजह से इसके आकार बहुत बड़े थे, गर्म होने में बहुत देर लगाते थे, चलने में बहुत देर लगाते थे। तो इस तरह से प्रथम पीढ़ी ये बिल्कुल शुरू की थी। और इसके बाद दूसरी पीढ़ी में क्या सुधार किया गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, निर्वात नली की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर लिया गया।
बहुत बड़ा परिवर्तन, इसने पीढ़ी बदल दी। ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ट्रांजिस्टर यूज करने से इसका आकार घट गया, सस्ते हो गए और आसानी से बनाए जाने लगे ट्रांजिस्टर के प्रयोग से। अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन सी भाषा प्रयोग की गई, तो भाषा के रूप में कोबोल का प्रयोग किया गया पहली बार। फोरट्रॉन भाषा का प्रयोग किया गया। फोरट्रॉन भाषा का प्रयोग किया गया। भंडारण की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया, यानी चुंबकीय भंडारण किया गया पहली बार। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, कोबोल और फोरट्रॉन भाषा आ गई। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ओएस की बात करें, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग किया गया वो दूसरी पीढ़ी में किया गया, वो भी कौन सा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। फोरट्रॉन भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आता, फोरट्रॉन भाषा का पहली बार प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, दूसरी पीढ़ी में किया गया। अब जो कंप्यूटर में क्रांति ला दी एकदम से, वो है तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई तीसरी पीढ़ी से। क्या बदलाव हो गया तीसरी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी चिप का प्रयोग किया गया। पहली बार आईसी चिप यहीं पर आई थी। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। वृद्धिकृत परपथ का प्रयोग किया गया। इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे आईसी चिप के बारे में। आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, SI, सिलिकॉन की बनी हुई। सिलिकॉन की ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि सस्ती पड़ती है, आसान होती है, पर्याप्त उपलब्ध होती है। इसलिए सिलिकॉन की प्रयोग की जाती है। इसी वजह से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहां पर है? बंगलुरु में। और ऑफ बर्ड, सिलिकॉन वैली ऑफ बर्ड, कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली, दुनिया की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया माना जाता है और भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु माना जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग किया गया और आज भी सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, यानी सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक की ये तैयार की जाती है आईसी चिप। वृद्धिकृत प्रपथ एक बहुत ही घना सर्किट होता है तारों का। चिप इसलिए नाम दिया गया कि आलू के चिप की तरह इसका कुछ आकार होने की वजह से, इसलिए इसका नाम चिप रखा गया, आईसी चिप। किस पद्धति पर बनती है ये? तो उसे कहते हैं मॉस पद्धति। मॉस पद्धति का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मॉस पद्धति का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पद्धति पर ये बनी हुई होती है चिप। आईसी चिप का पहली बार प्रयोग किया गया यहाँ पर। और इसके अलावा
पहली बार रेम का प्रयोग किया गया। रेम ने स्पीड बढ़ा दी। स्टोरेज के लिए डिस्क प्रयोग की गई। डिस्क जो पहली बार आई वो यहीं पर आई। लैंग्वेज, भाषा की बात करें तो यहां पर पास्कल, बेसिक जैसी भाषाएं प्रयोग की जाने लगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये अभी बात करेंगे आगे चल के। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम होगा, चलाने के लिए जो एक बेस होगा। रेलगाड़ी को दौड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रैक चाहिए। तो ट्रैक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बस कार को दौड़ाने के लिए हमें रोड चाहिए। तो रोड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर जो सॉफ्टवेयर है वो रन करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां टाइम 100, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया पहली बार। इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया। क्रांति ला दी इस आईसी चिप ने। कंप्यूटर की पीढ़ी में, कंप्यूटर में जो एकदम क्रांति आई वो कौन सी पीढ़ी से आई? वो तीसरी से आई। सब कुछ बदलाव हुआ तीसरी से। घर घर कंप्यूटर हुआ तीसरी पीढ़ी से। सस्ता हुआ तीसरी पीढ़ी से। जो चौथी पीढ़ी आई, चौथी पीढ़ी में आईसी चिप को और ज्यादा इंटीग्रेटेड किया गया। उसको कह दिया गया VLSI। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेशन और अच्छा इंटीग्रेशन इसमें कर दिया गया, यानी आईसी चिप को ही और ज्यादा इंटीग्रेटेड कर दिया गया। और क्या किया गया? यहां पर और भी कई बदलाव हुए, जैसे कि मेमोरी कार्ड आया। पहली बार मेमोरी कार्ड जैसी स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया गया। लेन और वेन यहीं पर आई। लेन और वेन दुनिया के लिए इसके बारे में जानकारी यहीं पर मिली, चौथी पीढ़ी में मिली। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहीं पर आया। MS विंडो यहीं पर आई। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं पर आया। OS, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इजाद हुए। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडो और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम आए। लैंग्वेज की बात करेंगे तो C++, ये लैंग्वेज यहां पर आई। मल्टीमीडिया के बारे में पहली बार लोगों को पता लगा कि मल्टीमीडिया भी होता है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, ये सब चीजें आई। कैमरा, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का पहली बार जानकारी मिली। ग्राफिक्स के बारे में लोगों ने जाना, ग्राफिक्स, कलाकारी, डिजाइनिंग, इसके बारे में जाना पहली बार। तो कई चीजें बिल्कुल अलग हो गई। तो मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, मेमोरी कार्ड, यानी मेमोरी कार्ड अलग से लगा लीजिए, कितनी भी स्टोरेज कीजिए, स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं। मल्टीमीडिया आ गया, इसलिए मेमोरी कार्ड की जरूरत हुई कि इतना स्टोरेज कैसे करेंगे। डिजाइनिंग, जब मल्टीमीडिया आ गया तो फिर उनको डिजाइन करने के लिए अलग अलग टाइप से ग्राफिक्स की यूज होना पड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक से एक बेहतरीन आ गए। MS विंडो, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर C++ लैंग्वेज आ गई। लेन वेन ये चीज भी आ गई चौथी पीढ़ी में, और ज्यादा क्रांति सी हो गई। और पांचवी पीढ़ी में क्या होगा?
5वीं पीढ़ी। आज हम 5वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। जो VLSI यूज की थी उसकी जगह पर ULSI कर दी। ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को अल्ट्रा लार्ज कर दिया गया और ज्यादा है। और इसके अलावा इंटरनेट आ गया। इंटरनेट ईमेल के बारे में लोगों को पता लगा। इंटरनेट ईमेल 5वीं पीढ़ी में आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को पता। कृत्रिम बुद्धि, क्वेश्चन पूछ लेगा कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग पहली बार किस कंप्यूटर में किया। कृत्रिम बुद्धि किस कंप्यूटर में आई, वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इस तरह से ये 5 पीढ़ियां सिर्फ किस आधार पर है, हार्डवेयर के आधार पर है। अब कुछ दूसरे आधार पर भी हम कंप्यूटर को करेंगे। दूसरा लेते हैं आकार के आधार पर। कंप्यूटर के आकार के आधार पर कुछ पार्ट किए गए, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक कैटेगरी आई मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर एक कैटेगरी आई मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से फिर माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इस तरह से ये जो कंप्यूटर आए वो आकार के आधार पर आए। मेन फ्रेम पूरे के पूरे बहुत बड़े एक कमरे में, फिर उसके बाद में थोड़ा उसका छोटा रूप हुआ, एक ही प्रोसेसर, उसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगा करके एक ही जगह सारा सिस्टम रख करके पूरे ऑफिस को रन किया गया। माइक्रो और छोटा हो गया, आकार छोटा होता चला, लगातार इनका आकार छोटा होता चला गया, माइक्रो कंप्यूटर तक लगातार और छोटा। ऐसे ही कुछ कार्य पद्धति के आधार पर भी कंप्यूटर को बांटा गया। उनकी वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर को कुछ टाइप दिए गए। वर्किंग के आधार पर जैसे कि कुछ को बोला गया कि भाई एनालॉग है, इसमें जो सिग्नल प्रयोग किया गया एनालॉग सिग्नल प्रयोग किया गया। बाद में चल के इसी को डिजिटल सिग्नल कर दिया गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गए। आजकल जो आ रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे पहले शुरू में एनालॉग थे, बाद में चल के डिजिटल हो गए। और अब कुछ हाइब्रिड पद्धति भी बना दी गई है, उसमें कुछ सिग्नल एनालॉग चलता है, कुछ डिजिटल चलता है, हाइब्रिड को प्रयोग कर लेगा। तो ये 3 तरह के कार्य पद्धति के आधार पर हो गए। अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ते हैं। किसी भी कंप्यूटर को अगर हम जाने, उसके भागों की बात करें तो ये पार्ट हर कंप्यूटर के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले और सबसे मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का सीपीयू। ये सबसे मुख्य भाग होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग है।
इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सीपीयू। मतलब क्या है सीपीयू का? सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये कंप्यूटर का मुख्य भाग हो गया, कंट्रोलिंग करने का मुख्य भाग हो गया। इसी में प्रोग्रामिंग होगी, इसी में कैलकुलेशन होगी, इसी में स्टोरेज होगी। यानी मेन भाग कंप्यूटर का यही है। अब सीपीयू के भी कई पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं? सबसे पहला भाग कंट्रोल यूनिट। क्या ये हल्का कलर ज्यादा हल्का तो नहीं लग रहा है? जरा लिखिए, ओके लिखिए। अगर ज्यादा हल्का लग रहा हो तो चेंज कर देते हैं। कंट्रोल यूनिट, इसको सी यू बोल देते हैं शॉर्ट में, सी यू कंट्रोल यूनिट। यानी इसके अंदर भी एक भाग होता है सी यू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा? जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो सब यहीं से होती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर का मुख्य कंट्रोलिंग करने का काम सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। दूसरा भाग होता है एएलयू। एएलयू, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितनी भी गणितीय गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, बुद्धिमत्ता के जितने भी काम होते हैं, वो सब एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। गणितीय गणनाएं और बौद्धिक तार्किक गणनाएं, ये दोनों की दोनों एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। और तीसरा पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इसी का भाग है, सीपीयू का भाग है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में क्या क्या आएगा? क्योंकि खास तरह से मेमोरी ही होती है कंप्यूटर की। स्टोरेज के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। मेमोरी का प्रयोग किया जाएगा। अब मेमोरी दो तरह की होती है। एक होती है रैम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है और ये एक तरह से वोलेटाइल मेमोरी, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कह देते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। और ये अस्थायी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। यानी स्विच ऑफ होते ही, लाइट जाते ही डाटा समाप्त हो जाता है। अगर सेव नहीं किया है तो लाइट जाते ही, स्विच ऑफ होते ही रैम का डाटा साफ हो जाता है। इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की, और ये कंप्यूटर में क्या काम करेगी? स्पीड तेज करती है। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो रैम बढ़ाना पड़ेगा, रैम कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाएगी। लाइट जाते ही डाटा खत्म हो जाएगा क्योंकि अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल है। दूसरी एक होती है रोम। रोम
ये थी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये है रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह देते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, NVM मेमोरी। क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से कौन सी NVM मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी प्राइमरी बोली जाती है, कौन सी सेकेंडरी बोली जाती है? रोम सेकेंडरी है। स्थायी मेमोरी है, डाटा एक बार संग्रह हो गया तो हो गया, चाहे लाइट जाए चाहे कुछ भी जाए। इससे क्या होगा, डाटा संग्रह की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बढ़ाने से डाटा संग्रह की क्षमता बढ़ जाती है। अगर इसको बढ़ा देंगे तो कंप्यूटर में ज्यादा डाटा संग्रह हो सकता है रोम बढ़ाने से। जितनी भी हार्ड डिस्क हैं कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क वो यही चीज है, हार्ड डिस्क। जितने भी फ्लॉपी, पहले फ्लॉपी चलती थी, आज पिन ड्राइव है, उस समय CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इस तरह से जितनी भी ये चीजें हैं ये सब इसी कैटेगरी में आएंगी, रोम की कैटेगरी में आती है। मेमोरी को जो नापते हैं, इसकी जो यूनिट है मेमोरी की, वो क्या है? मेमोरी की यूनिट किस में नापते हैं? मेमोरी को बाइट में नापेंगे। इकाई जो होगी वो बाइट्स होगी, बाइट्स। अगर एक बाइट्स बराबर हम कहेंगे, एक बाइट्स बराबर, तो इसमें 8 बिट होते हैं छोटे, 8 बिट्स मिलकर के एक बाइट होते हैं। या कह सकते हैं करेक्टर, एक जो करेक्टर होता है, एक करेक्टर होता है वो 8 बिट का होता है या 1 बाइट का होता है। और 8 बिट्स मिला करके, अगर 8 बिट्स को मिला दें, 8 वाइट्स को मिला दें, सॉरी वाइट्स को मिला दें, तो ये बन जाता है एक निवल, एक निवल बन जाता है। अगर 8 बाइट को मिला दें तो एक निवल, और 1024 बाइट मिला दें तो 1 किलो बाइट, 1 KB बन जाता है। 1024 बाइट को मिला करके, 1024 बाइट को मिला दें, 1 GB बन जाता है। 1 GB, 1 GB 1 गीगाबाइट बन जाता है अगर 1024 मेगाबाइट को मिला दें। मेगाबाइट को मिला दें तो 1 GB बन जाता है। कंप्यूटर में जो गलती होती हैं उनको बग कहा जाता है, और गलती को दूर करना डीबग कहलाता है। कंप्यूटर में जो गलतियां होती हैं उनको बग कहा जाता है, उनको दूर करना डीबग कहा जाएगा। ये हो गया हमारा CPU, CPU का मुख्य पार्ट। अब इसके बाद जो 2 चीजें और होती हैं वो होती हैं, एक इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ देंगे, जो भी अंदर डालेंगे, वो सब जिस डिवाइस के द्वारा डालेंगे वो सब इनपुट डिवाइस में आएंगे, यानी डाटा को अंदर ले जाने का काम करेंगी ताकि CPU के अंदर प्रोसेस हो सके। तो CPU में प्रोसेस चलाने के लिए डाटा तो चाहिए ही चाहिए। तो डाटा कहां से आएगा? इनपुट डिवाइस के द्वारा आएगा। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो सकता है?
इनपुट डिवाइस में बहुत है, जैसे कि माउस। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस में कई तरह के माउस आजकल आ रहे हैं। इसमें एक ऑप्टिकल माउस के बारे में जान लिया जाता है कि ऑप्टिकल पद्धति क्या है। ऑप्टिकल माउस में ऑप्टिकल क्या है? ये जो ऑप्टिकल प्रक्रिया है ये वही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित क्या होता है? इसमें एक ऑप्टिक फाइबर होता है। ऑप्टिक फाइबर प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर यूज करने से क्या फायदा है? इसके दबने से, मुड़ने से इसमें सिग्नल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्नल की स्पीड अच्छी बनी रहती है, कोई फर्क नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसका बना होता है? ये कांच और रेसे का ये बना हुआ होता है। कांच और रेसे इसमें प्रयोग किए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर बनाने में। तो ऑप्टिकल जो माउस है आजकल वो प्रयोग किए जाते हैं। वाईफाई माउस भी हैं और भी अलग अलग तरह के माउस हैं। तो माउस हो गया इनपुट डिवाइस। माउस को उल्टा कर दें तो पहले एक बॉल टाइप का आता था जिसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी उसकी बॉल को घुमा करके ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम में आपने देखा होगा इधर उधर हिलाते रहते हैं, वो गेम कंट्रोलर के रूप में यूज की जाती है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। स्कैनर, जितने भी स्कैनर हैं बिल्कुल हूबहू चित्र को लेने के लिए, कॉपी करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, हूबहू चित्र लेने के लिए। स्कैनर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कैमरा, कैमरे के द्वारा हम जो अंदर वीडियो ले रहे हैं, जो फोटो ले रहे हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। माइक, साउंड को जो ले रहे हैं वो माइक भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। इसके अलावा कुछ अलग अलग जगह अलग अलग इनपुट डिवाइस प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि हमारी कॉपी चेक करने के लिए OMR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर ब्लैक कर देंगे तो उसको वो रीड उस आधार पर करता है, ब्लैक एंड व्हाइट मार्क का के आधार पर उनको रीड कर लेता है। मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले अपनी कॉपियां OMR से ही चेक होती है। बिल्कुल इसी की तरह एक OCR होता है। OCR क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये बैंकों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर लिखे हुए को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। लिखा हुआ रीड करता है, जैसे चेक को रीड करेगा, लिखे हुए को पढ़ेगा। ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या पढ़ेगा? मैग्नेटिक इंक को पढ़ेगा। मैग्नेटिक इंक जो चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ होता है, जैसे कि बैंकों में चेक, चेक पर जो साइन किए गए हैं चुंबकीय इंक से जो अंदर लिखा हुआ है, नकली चेक, असली चेक, ये पहचान इसी से होती है।
चुंबकीय स्याही को ये पढ़ लेता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अब आ जाइए वीसीआर। वीसीआर क्या होता है? बार कोड रीडर। दुकानों पर आजकल बार कोड रीडर होते हैं, बार को पढ़ लेता है। बार में कुछ लाइनें होती है इस तरह से, कुछ लाइनें होती हैं। अगर खड़ी लाइन की बात करेंगे तो इस तरह से खड़ी लाइनें दिखाई दे रही होंगी। एक बार कोड होता है, इस तरह से लाइनें दिखाई दे रही होंगी। अब ये लाइनें कितनी होती हैं? कुछ इनकी संख्या फिक्स होती है। इसमें कुछ 11 लाइन होती हैं। 11 लाइन का बना हुआ होता है, जिसमें जो पहली लाइन होती है 11 में से, ये सबसे खास होती है। ये उस उत्पाद की संख्या को बताती है। पहली लाइन कि किस नंबर का प्रोडक्ट है। अगर लाट में 1025 अगर बन गए हैं तो 1026 में ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की संख्या बताएगी। अगली जो 5 लाइनें होती हैं वो उत्पादक, जो जिसने भी वो उत्पादन किया है, उत्पादक की पहचान बताती है। अगली 5 लाइनों से ये पता लग जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट बनाया है किस कंपनी ने बनाया है। लास्ट जो 5 लाइनें होती हैं वो उस उत्पाद, उस प्रोडक्ट की पहचान कराती है। ये प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है। तो 5 लाइनें उत्पादक के बारे में, 5 लाइनें उत्पाद के बारे में, पहली लाइन उस प्रोडक्ट का नंबर बताती है। इस तरह से 11 नंबर का ये होता है बार कोड। इसके अलावा और बात करें तो कीबोर्ड, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। यानी जिस चीज से कंप्यूटर के अंदर हम कोई डाटा भेज रहे हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। वो किसी चीज के द्वारा हम भेजें, वो हमारे लिए इनपुट डिवाइस होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। सूचनाएं जो ग्रहण करेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं एंटर करेंगी वो हमारा सब इनपुट डिवाइस है। अब अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की ही बात की जाएगी। इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल की कितनी होती हैं? तो टोटल की जो होंगी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में वो 101 होती है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 होती है, लेकिन सामान्य में 104 हो सकती है, 104 से ज्यादा हो सकती है। आजकल जो मल्टीमीडिया प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें ऐसी ऐसी शॉर्टकट की डायरेक्ट लगा रखी हैं कि एक ही कीबोर्ड से बहुत कम फंक्शन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात की जाती है जब भी की जाएगी आपसे। 101 होती हैं। इसमें कुछ फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की जो F1, F2, F3 इस तरह से होती हैं, ये टोटल 12 होती है। सबसे ऊपर F1, F2 इस तरह से बनी हुई होती हैं। ये डायरेक्ट फंक्शन के लिए होती हैं, ये फंक्शन की होती है। ये टोटल पूरे कंप्यूटर में 12 होती है। इसके अलावा कुछ विशेष की होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि कंट्रोल, अल्ट, स्पेस बार, डिलीट, डेल, बैक स्पेस, एस्केप। ये कुछ स्पेशल की होती हैं। एरो की, एंटर की। जनरली इनके बारे में सब जानते भी हैं, फंक्शन क्या क्या हैं। जैसे कि एस्केप, ये पीछे वाले प्रोग्राम पर पूर्व प्रोग्राम पर ले जाता है।
हमारे लिए पीछे को ले जाएगा। बैक, बैक मतलब लिखे हुए में बैक नहीं जाएंगे। बैक, एक बैक स्पेस जो होता है, बैक स्पेस लिखा हुआ मिटाएगा, लिखा हुआ पीछे को मिटाएगा। जैसे हमने लिख दिया ये APPLE लिख दिया, अब ई की जगह हमारा पी छप गया, तो इसको मिटाने के लिए, बैक जाने के लिए बैक स्पेस होगा। लिखे को मिटाने के लिए, मिटाकर पुनः लिखने के लिए, पुनः लिखने के लिए रेडी हो जाता है ये उस जगह पर, यानी उसी जगह पर मिटाएगा। तो फिर डेल में डिलीट में और इसमें क्या फर्क है? डिलीट पूरा अक्षर डिलीट करेगा, पूरा अक्षर डिलीट करेगा, समाप्त करेगा, यानी सेलेक्ट किया हुआ पार्ट डिलीट करेगा। ये 1 बाई 1 करेगा, 1 बाई 1 करेगा, एक एक अक्षर को मिटाते हुए पीछे को जाएगा 1 बाई 1। ये पूरा जितना सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा पेज सेलेक्ट कर लिया तो पूरा का पूरा डिलीट कर देगा, डिलीट। स्पेस बार ये गैप देगा, लिखे हुए में गैप देगा, हमें स्पेस लगा दिया तो कुछ गैप दे देगा। ये हमें अप डाउन राइट लेफ्ट, हमें कर्सर को कहाँ हमें लिखना है उसके लिए आगे पीछे ले जाना पड़ेगा। ये उस फंक्शन को करने के लिए, उसके लिए ओके करेगा। एक तरह से जो भी हमने काम किया है एंटर लगाते ही वो ओके हो जाएगा, मतलब वो फंक्शन में आ जाएगा, वो रनिंग में आ जाएगा। कंट्रोल, ये कंट्रोल के लिए होती है, इसके साथ शॉर्टकट लगाए जाते हैं। जैसे Ctrl+P कर दिया तो प्रिंट आ जाएगा डायरेक्ट, Ctrl+S कर दिया तो डायरेक्ट सेव हो जाएगी फाइल, Ctrl+कॉपी C कर दिया तो जो लिखा हुआ है वो सेलेक्ट किया हुआ है वो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+ इस तरह से वो X कर दिया तो पूरा का पूरा उतना कट हो जाएगा, पेस्ट हो जाए। ये सारे काम इसमें है, वो सब अंदर की चीजें हैं, इनको बाद में करेंगे कुछ चीजें। तो ये हमारी कुछ खास की हो गई जिनका प्रयोग हम कहीं कहीं करते हैं, कुछ में कंफ्यूजन भी हो। ऐसे अल्ट को भी इन्हीं के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कंट्रोल के साथ प्रयोग किया जाता है, ऐसे कुछ अल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। Alt+ इतना करेंगे तो ये अक्षर लिख जाएगा, Alt+ इतना करेंगे तो ये अक्षर लिख जाएगा, Alt+ इतना अक्षर करें, इतना नंबर करेंगे तो ये अक्षर लिख जाएगा। तो ये डायरेक्ट किसी वर्किंग के लिए होती हैं ये की। तो ये हो गई एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की, इनपुट डिवाइस हो गया। अब आ जाइए आउटपुट डिवाइस। जो भी प्रोसेस हुआ है अंदर उसको बाहर निकालने के लिए आउटपुट डिवाइस होती है, उस डाटा को बाहर दिखाने के लिए। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। पहले वीडियो होता था, अब उसकी जगह मॉनिटर है, तो हमारा मॉनिटर अपने आप में एक आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर हमारा LCD हो सकता है, LCD, LED हो सकता है, TFT हो सकता है, ये कुछ भी हो सकती है। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये टाइप हो सकती हैं कि वो मॉनिटर किस तरह का है, यानी जो डिस्प्ले यूनिट है वो किस सिद्धांत पर काम कर रही है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है, ये हो सकता है अलग अलग। ऐसे ही CRT, कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर, CRT। तो CRT भी एक आउटपुट डिवाइस है, कैथोड रेज, कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर। ये हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं, ये कोई सी भी टाइप इसमें प्रयोग की जा सकती है। स्पीकर, साउंड को बाहर कर दिया, प्रिंटर, लिखा हुआ बाहर कर दिया, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का काम कर दिया।
तो ये भी इसमें आ जाएगा, प्रिंटिंग। अब इसके बाद में अब हम लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, लैंग्वेज कौन कौन से हैं, इंटरनेट के बारे में पूरा जानेंगे, ये कल इसका ये सेकंड पार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इसमें।